प्रयागराज में संगम किनारे दबाए दर्जनों शव, एक बार फिर दिखे तेज हवा के कारण रेत हटी तो प्रशासन आया हरकत में, फिर से ढके जा रहे शव। चक्रवाती तूफान यास का दिख रहा असर, समंदर में उठ रही ऊंची लहरें, उड़ीसा बंगाल में अलर्ट, झारखंड छत्तीसगढ़ बिहार में हो सकती है बारिश। यूपी की राजधानी लखनऊ के पास से गांव में कोरोना ने दिखाया तांडव, 40 लोग कोरोना जैसे लक्षणों से गंवा बैठे अपनी जान, गांव में बेसिक हेल्थ सुविधाओं की कमी। और दिल्ली के बाद लखनऊ में दत्तात्रेय होसबाले की संघ नेताओं के साथ बैठक, बीजेपी और संघ नेताओं के बीच लगातार बैठक का दौर जारी। नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से तमाम दर्शकों को यहां पर रूबरू करवा देते हैं। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ पा रही है। होम आइसोलेशन अब खत्म हो चुका है। महाराष्ट्र सरकार को कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जो है वो जारी करनी थी, जो कि अब जारी हो चुकी है। अब नए मरीजों को कोविड सेंटर जाना होगा, यानी कि होम आइसोलेशन की जो सहूलियत है उसे अब खत्म कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी है, और इसके तहत जो बड़ी बात सामने आई कि 15 जिलों में होम आइसोलेशन जो है वो खत्म हो चुका है। नगर निगम जो है वो हालात के अनुसार इस तरह के जो फैसले हैं वो लगातार ले रहा है। सरकार को जानकारी मिल रही थी कि होम आइसोलेशन में रह रहे जो मरीज हैं उनके कारण कई जगह पर कोरोना का प्रसार हो रहा है, और इस वजह से ये बड़ा जो फैसला है वो ले लिया गया है। महाराष्ट्र के उन जिलों में होम आइसोलेशन की सुविधा बंद की गई जहां पर पॉजिटिविटी रेट जो है वो 10% से ज्यादा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त महाराष्ट्र से हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, महाराष्ट्र में कई जिलों में होम आइसोलेशन जो है वो खत्म होने की जो जानकारी है वो सामने आ पा रही है। नए कोरोना मरीजों को कोविड सेंटर जाना होगा, इस मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास सत्य प्रकाश? जी देखिए, जिस तरह से लगातार मुंबई महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने अहम फैसला लिया, क्योंकि होम आइसोलेशन में देखा जा रहा है कि काफी लोग संक्रमित हो रहे थे। इसको लेकर कोविड सेंटरों में जाने से वहाँ उनके लिए प्रचुर व्यवस्था की जाएगी और ऐसे में लगातार उनकी जांच की जाएगी। अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं या एसिम्टोमेटिक पाए जाते हैं तो उसका इलाज किया जाएगा। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार ने जो निर्णय लिया है वो कहीं न कहीं बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण की संख्या को लिया है। जी सत्य प्रकाश, इससे क्या समझा जा सकता है? होम आइसोलेशन को खत्म करने का ये जो फैसला सामने आया है वो ऐसे वक्त में सामने आया है जब महाराष्ट्र में कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है, और अस्पताल हैं या फिर कोविड सेंटर है, कहीं ना कहीं जो दबाव है उन पर भी अब कम हो रहा है। क्या इसी के चलते इस तरह का जो फैसला है वो लिया गया है? तो पे देखिए, होम आइसोलेशन के दौरान देखा गया कि काफी लोग लापरवाही भी करते हुए नजर आ रहे थे। इसको लेकर एक के बाद दूसरे लोग संक्रमित हो रहे थे, इसको भी ध्यान में रखा गया है। भारत सरकार ने यह भी कहा कि इस तरह से अगर चीजें होती है तो एक बार देखा जा सकता है कि किस तरह से जो लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट आ रही है, कहीं न कहीं इस पर भी एक बार जो रोक जरूर लग सकती है। बिल्कुल, तो ऐसे में बाकी लोगों में जो संक्रमण का खतरा है वो अब कम हो सकता है। धन्यवाद सत्य प्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को मिर्जापुर पहुंच गए। यहां उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने सूचनाओं के आदान प्रदान के काम के बारे में जाना कि कंट्रोल रूम आखिर किस तरह से काम करता है, किस तरह से सूचनाएं प्रेषित होती हैं, और इसके बारे में अधिकारियों से जानकारी भी ली। उसके बाद वो मंडलीय अस्पताल के लिए निकल गए। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर अब धीमी पड़ रही है। तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर तैयारी शुरू हो चुकी है। वाराणसी दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार रात सर्किट हाउस में मंडलीय समीक्षा बैठक की, और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा गाँव में जाँच कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं आजमगढ़ जिले के दौरे पर उन्होंने इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण भी किया, साथ ही कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों से मुलाकात भी की।
वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता कमलनाथ के कोरोना वेरिएंट को लेकर दिए गए बयान पर भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार हमलावर हैं। और इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कांग्रेस राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कोरोना महामारी के इस दौर में गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है। कमलनाथ जिस प्रकार की घटिया वक्तव्य दे रहे हैं उससे कांग्रेस का चरित्र स्पष्ट होता है। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर कोविड महामारी के इस दौर में गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है। जिस प्रकार से महामारी के समय सारे देश को इकट्ठा होकर इस संकट से देश को उबारने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों के बावजूद भी कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है। और कमलनाथ जी जिस प्रकार के घटिया वक्तव्य दे रहे हैं उससे कांग्रेस का चरित्र स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार का कहर अब थोड़ा कम होता दिखाई दे रहा है। बीते कई दिनों से भारत में कोरोना के नए मामलों का ग्राफ लगातार गिर रहा है। देश में तकरीबन 40 दिन के बाद कोरोना के एक दिन में 2 लाख से कम केस आए हैं। आपको बता दें कि इस पर डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, अब वो आपको सुनवाते हैं। सेकंड वेव खत्म होगी और अगली वेव नॉर्मल साइकिल देखा जाए तो 3-4 महीने से पहले नहीं आएगी अगली वेव, और हमें टाइम मिल रहा है उसको तैयार करने के लिए। और जहाँ तक डेथ्स का क्वेश्चन है वो स्वाभाविक है कि बहुत से पेशेंट आईसीयू में भर्ती हुए हैं। इस बार आईसीयू में बहुत ज़्यादा एडमिशन हुई हैं। वो जो आईसीयू के पेशेंट जो रिकवर नहीं कर रहे हैं तो उनमें बहुत से लोगों की डेथ भी होगी, उनका टाइम के साथ रिकवर नहीं कर रहे हैं अभी भी। और थोड़े पेशेंट अभी कदू का पेशेंट रोज भर्ती होता रहता है आईसीयू में। पर आईसीयू हॉस्पिटलों के जैसे हमारे हॉस्पिटल का आईसीयू पूरा भरा हुआ है, 150 के 50 बेड भरे हुए हैं अभी भी। सर, अगर आज की आज जो रिपोर्ट है वो 1,96,427 न्यू कोविड केसेस हैं और डिस्चार्ज हो गए हैं 3,26,850 और 3,511 डेथ टू लास्ट 24 आवर्स में। हाँ, तो मतलब आपने देख लिया कि हमारे जितने भी सब ने सहयोग किया है, सेल्फ लॉकडाउन वेरियस अदर मेजर्स, तो इंसिडेंस तो काफ़ी कम हो गए ना। केसेस तो जहाँ लगभग 4 लाख पहुँचने वाले थे वो अब 2 लाख से नीचे चले गए। डेथ्स का मैं आपको पहले बता दिया क्यों ज़्यादा लग रही हैं, आपको ज़्यादा हो नहीं रही हैं, लग रही हैं कि ज़्यादा हो रही हैं। बिल्कुल सही बात है कि कोविड का जो थर्ड वेव है वो जरूरी नहीं है कि बच्चों को भी अफेक्ट करे, ऐसा भी हो सकता है कि जो दूसरे पॉपुलेशन है उनको भी अफेक्ट करे। ये बताया जा रहा है कि क्योंकि जो बच्चों में वैक्सीनेशन अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हाँ थर्ड वेव में बच्चे इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इसकी संभावनाएं कुछ कम ही लग रही हैं। अभी भी बहुत पॉपुलेशन है जिसको कि अभी वैक्सीनेशन नहीं लगा है और लकीली बच्चों में ये जो कोविड है उसके सिम्टम्स बहुत कम रहते हैं और उसके कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत कम रहते हैं, तो ट्रीटमेंट भी थोड़ा आसान होता है। तो ऐसे में लोगों को, बच्चों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे कि मास्क ढंग से पहनना, हाथ बार बार धोना और लोगों के बीच थोड़ा दूरी बनाए रखना और जो भी घर पे आते हैं उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखना। साथ में नाक कान को बार बार नहीं छूने से बच्चों को ये कोविड इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। अभी समय है, लोगों को यदि हम बच्चों को समझा के रखेंगे तो बच्चों को समझने में ज़्यादा दिन। देश इस समय कोरोना महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस जगह सत्ता में है और अपना गुणगान कर रही है, तो वह विपक्ष जो है वो तीखे आरोपों से सरकार की घेरेबंदी कर रहा है। यह मामला झारखंड का है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में जिन परिजनों के पास कफन खरीदने के पैसे नहीं, उन्हें मुफ्त में कफन दिया जाएगा। अब उनके इस बयान के बाद से बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि अच्छा ये होता कि हेमंत सोरेन कफन बांटने की जगह दवाइयों का जिक्र करते। अब बीजेपी हमलावर हुई तो झामुमो के नेता भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का कहना है कि बीजेपी को कफन तो दिख रहा है लेकिन दवाइयां नहीं दिख रही हैं। दरअसल बीजेपी के पास कहने के लिए तो कुछ बचा नहीं है, तो इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। राज्य में कोरोना वायरस पर अंकुश लगाने की रणनीति विकसित करने के लिए अपने कैबिनेट मंत्रियों की एक आभासी बैठक बुलाने के बाद सोरेन ने घोषणा की कि लॉकडाउन के कारण लोगों को उन्हें खरीदने में कठिनाइयों का सामना करने वाली रिपोर्ट के बीच मुफ्त में कफन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है और हम सब मिलकर
आज ये निर्णय लेते हैं कि राज्य में किसी को भी कफन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी लोगों को कफन मुफ्त दिया जाएगा, इसका निर्णय लिया जाता है। और वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कोरोना की मौतों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि यूपी के कई जिलों में लगातार मौतें हो रही हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं बोलती है। वहीं उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर भी निशाना साधा। स्थिति बनी हुई है, ऐसे मंजर सामने आ रहे हैं गांव से निकलकर जो लोगों के दिल को दहला दे रही है। बलिया में 40 लोगों का मरना, रामनगर में 50 लोगों का मरना, परास जैसे गांव कानपुर ग्रामीण में 100 लोगों का मरना, ललौली फतेहपुर में 100 लोगों का मरना, बहादुरगढ़ में 40 लोगों की मरना, उझौली में 30 लोगों की मौत, रंगा के ताजपुर में 20 लोगों की मौत और खानपुर में 80 लोगों की मौत। और इतना ही नहीं, कुशीनगर जनपद के हिरौली दान गांव में अब तक 50 लोगों से अधिक की मौत। गोरखपुर के तमाम गांवों से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, कहीं 30, 40, 50 और सैकड़े की संख्या से अधिक लोगों की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। इतने बड़े पैमाने पर लोगों का मरना, उनके परिवार की पीड़ा, उनके परिवार का गम क्या आपको नहीं दिख रहा है? मैं समझता हूं कि अभी 23 जिलों में उत्तर प्रदेश में केवल 18 से 45 वर्ष के लोगों का वैक्सीनेशन होने का निर्देश उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया है। और से जनपद ने क्या गुनाह किया है? वहां पर क्यों नहीं वैक्सीनेशन हो पा रहा है? केंद्र सरकार ने तो पिछले समय 6.25% के दर से वैक्सीनेशन का निर्देश दिया था, मात्र 2.25% ही वैक्सीनेशन कर पाए। पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक 1.5 करोड़ की संख्या नहीं पार कर पाए। मैं समझता हूं कि 23 करोड़ की जनता के लिए यह अपने आप में सरकार के जो आंकड़े हैं, हालात है, जो वैक्सीनेशन के कार्यक्रम है, वो कई वर्षों में नहीं पूरे हो पाएंगे। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तमाम दर्शकों को बता दें, उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। 1 जून से 18 से 44 वर्ष के लोगों का वैक्सीनेशन जो है वो शुरू होगा। सभी 75 जिलों में ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम जो है वो शुरू होने जा रहा है 1 जून से। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी जो सामने मिल पा रही है, 12 साल से छोटी उम्र के बच्चों के अभिभावकों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखकर सरकार आगे अब काम करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश के हर जिले का दौरा कर रहे हैं और इसी के तहत उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि 1 जून से 18 से 44 वर्ष के लोगों का वैक्सीनेशन जो है वो शुरू होने जा रहा है। और जितने सभी जिले हैं, यानी कि 75 जिलों में वैक्सीनेशन जो है वो शुरू होने जा रहा है। 12 साल से छोटी उम्र के जो बच्चे हैं, उनके जो अभिभावक हैं, उसमें इन्हें पहले यानी कि प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही है पूरे देश भर में, और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ये बड़ा काम करने जा रही है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर जिलों का दौरा कर रहे हैं और इसी के तहत कोविड टीकाकरण किया जाना है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले चरण में आगामी 1 जून से सभी मुख्यालयों पर, सभी जिलों में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किए जाने के जो निर्देश हैं वो दे दिए हैं। कोविड से बचाव के मद्देनजर टीकाकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस तरह का टीकाकरण का कार्यक्रम चलाना वाकई में अपने आप में एक बड़ी बात है। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के हर जिले का दौरा कर रहे हैं और इसी के तहत अब टीकाकरण अभियान जो है वो जोरों शोरों से चलता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 1 जून से 18+ आयु वर्ग के जो लोग हैं उनका टीकाकरण जो है वो किया जाना है। इस वक्त की बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश से मिल पा रही है। तमाम दर्शकों को यहां पर बता दें, 1 जून से जो वैक्सीनेशन है सभी जिलों में शुरू हो जाएगा।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने अलग अलग मसलों पर बयान देते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला है। तो साथ ही कोरोना से पैदा हुए हालात का जिम्मेदार उन्होंने केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार को ठहराया। आइए सुनाते हैं आपको और उन्होंने क्या कुछ कहा। एक बात समझ में नहीं आती कि मौतों का सिलसिला वही 4000 के आसपास रुका हुआ है और मैं मौतों का ये सही फिगर नहीं मानता, क्योंकि देहात में ना टेस्ट है ना ट्रीटमेंट है। ज्यादातर जो देहात में मौतें हो रही हैं वो लोग हॉस्पिटल जा ही नहीं रहे। होता क्या है, जब सांस लेना एक तरह से मुश्किल होने लगता है तो वो अस्पताल का रुख करते हैं जिनके पास साधन होते हैं। और देहात में पीएससी के पीएससी खाली पड़े हैं, कोई डॉक्टर ही नहीं। ग्रामीण अंचल में जो मौतें हैं वो उनकी संख्या ये नहीं है, ना ही ये संख्या है जो कोविड से प्रभावित हो रहे हैं। फिर भी गिरावट अच्छी बात है, परंतु मौतों का संख्या 4000 के आसपास मंडराना बहुत ही दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इल्जाम लगाता हूं सरकार पे, पहली लहर और दूसरी लहर के बीच इन्होंने कोई तैयारी नहीं की, जिसकी वजह से ना आज डॉक्टर है ना पैरामेडिकल स्टाफ। देखिए, अगर कुछ करना था भाजपा, अगर ईमानदार है, लोकतंत्र में विश्वास रखती है, तो उसे फायर करना चाहिए था संबित पत्रा जैसे झूठे आदमी को, जिसने एक झूठ रिपोर्ट प्रस्तुत करके देश का मान गिराया, भाजपा का मान गिराया, खुद भाजपा पार्टी का मान गिरा कि ये एक मैनिपुलेटेड रिपोर्ट है। तो मिस्टर मैनिपुलेटर को निकाल के बाहर करना चाहिए था पार्टी से, क्योंकि कोई पहली घटना नहीं है। वो जब डिबेट में आते हैं या बोलते हैं तो उनका झूठ बोलना जन्मसिद्ध अधिकार है और सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। और इसीलिए दुनिया में जब भारतीय जनता पार्टी हर जगह जीत गई तो ये आदमी हार गया, क्योंकि न जनता विश्वास करती हो, मैं तो कहता हूं इसको घर वाले भी इस पे विश्वास नहीं करते होंगे। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला न करे,
अपने विरोधी जो बोले उनके यहाँ रेड तमाम एजेंसीज की, मीडिया से जुड़ा हुआ कोई बोले उसके यहाँ रेड, उसके खिलाफ कार्रवाई। तो ऐसा लगता है कि लोकतंत्र का ताना बाना ये तोड़ने पे आमादा है भारतीय जनता पार्टी, और मैं इसकी निंदा करता हूं। एक मुख्यमंत्री जो रहा हो, जब शिवराज सिंह राजनीति में मजबूत भी नहीं हो पाए, सांसद भी नहीं बन पाए, तब का कैबिनेट मंत्री, जिसे कई प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिला, तो मुख्यमंत्री के रूप में पूर्ण बहुमत की सरकार को बेईमानी के साथ, राजनीतिक धूर्तता के साथ गिराने के बाद अगर उस मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, पूर्व मुख्यमंत्री ने, तो उसकी जांच होनी चाहिए थी, निष्पक्ष। अब देशद्रोह पता नहीं भाजपा की किस किताब में लिखा है, जो उनके खिलाफ बोले वो देशद्रोही, चाहे राजनीतिक बोले, चाहे मीडिया बोले, चाहे समाज का कोई आदमी बोले। जैसे देशद्रोह की परिभाषा भारत के कानून से नहीं, इनके कानून से होगी। अरे देशद्रोह तो फिर वो भी है कि पहली लहर और दूसरी लहर के बीच में ऑक्सीजन आप बाहर भेज देते हो और यहाँ के लोग बिना ऑक्सीजन मरते हैं। देशद्रोह की परिभाषा तो वहां भी लगेगी जब 72 की वैक्सीन देशों में आप 72 भेज देते हैं, यहाँ लोग तड़पते रहते हैं, दवाएं आप बाहर भेज देते हैं। तो देशद्रोह को इतना न बढ़ाओ, देशद्रोह की परिभाषा दी उसके हिसाब से ही भाजपा बोले, ये मेरी उनको नसीहत भी। मुख्यमंत्री जी से मैं एक सलाह दूंगा, वो जाएं कुछ पीएससीज पे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे औचक निरीक्षण कर लें, और औचक निरीक्षण करने के बाद वहां पूछें गांव वालों को बुला के कि यहाँ कितने डॉक्टर की तैनाती है और कितने डॉक्टर रोज आते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, कंपाउंडर, नर्सेज, कितनी संख्या तैनाती के लिए आवश्यक है पीएचसी, सीएससी, डिस्पेंसरी की, और कितने हैं। तो जो आपको करना लखनऊ बैठ के पहले वो तो कर लीजिए। जो मेडिकल स्ट्रेंथ है कोरोना से लड़ने के लिए, कोविड से लड़ने के लिए, वो तो आप लखनऊ बैठ कर सकते हैं ना। आप एमबीबीएस डॉक्टर्स को तत्काल नियुक्त करिए, मत इंतजार करिए पब्लिक सर्विस कमीशन का। आपको पूरा अधिकार है कि आप उनको संविदा पर रख सकते हैं। तो जब आपके अस्पताल में, सीएससी में, पीएससी में डॉक्टर ही नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं, तो आप जब जाते हो डीएम कमिश्नर दौड़ते हैं, आप उन्हीं से मिल पाते हो जिनसे आपको मिलने दिया जाता है। मेरा सिर्फ अनुरोध है कि मुख्यमंत्री जी जब भी आप जाएं उस जिले का चार्ट भी बताएं कि इस जिले में आज मैं आया था, यहाँ इतनी स्वीकृत संख्या है और उसके खिलाफ या उसके अनुपात में इतने डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ है। दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं, कैसे लड़ोगे? और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रेसलर सुशील कुमार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। इनकी जो मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि आपको यहां पर जानकारी दे दें, उत्तर रेलवे की नौकरी से सुशील कुमार को निलंबित कर दिया गया है। जी हां, सस्पेंड कर दिया गया है सुशील कुमार को। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में गिरफ्तार रेसलर सुशील कुमार की जो नौकरी है वो भी अब खतरे में आती हुई नजर आ चुकी है। आपको बता दें, रेलवे ने नौकरी से इन्हें सस्पेंड कर दिया है। रेलवे के प्रवक्ता दीपक कुमार ने हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए पहलवान सुशील कुमार को नौकरी से सस्पेंड करने की अब पुष्टि जो है वो भी कर दी है। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है। सुशील कुमार के खिलाफ अपराध की जांच चल रही है। ऐसे में उत्तर रेलवे की नौकरी से निलंबित कर दिया गया है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 23 मई को गिरफ्तार किया था। अब जो उनकी मुश्किलें हैं वो बढ़ती भी नजर आ रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित चौधरी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहित, जिस तरह से युवा पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में गिरफ्तार रेसलर सुशील कुमार की मुश्किलें लगातार थमने का नाम नहीं ले रही थी, और अब जो बड़ी जानकारी मिल पा रही है कि रेलवे ने नौकरी से सस्पेंड कर दिया है, क्या कुछ अहम जानकारी इस बाबत?
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सुशील कुमार की जो मुश्किलें हैं वो अभी भी थमती नजर नहीं आ रही है। लगातार उसकी जो परेशानी है वो बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि 2015 में जिस तरीके से वो मेडल लेकर आए थे, उसके बाद दिल्ली सरकार ने उनको डीसीएम के पद पर, सीनियर डीसीएम के पद पर उनको नियुक्ति दी थी और उसके बाद से उनकी तमाम जो सुविधाएं थी वो उनको मिल रही थी। लेकिन जिस तरीके से अभी हत्याकांड को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और उसके बाद उन्होंने जब से इस बात को लेकर उन्होंने जानकारी पुलिस को दी है कि हाँ वो उस वक्त वहां पर मौजूद थे और इस पूरे हत्याकांड के दौरान वो वहां पर शामिल थे। हालांकि उन्होंने, उनका मकसद हत्या करने का नहीं था। जब उन्होंने बयान पुलिस को दे दिया उसके बाद अब रेलवे ने भी एक्शन ले लिया है। उन्होंने अभी फिलहाल सस्पेंड किया, हालांकि बर्खास्त इसको लेकर जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द ही सुशील कुमार को रेलवे से बर्खास्त भी किया जाएगा और जो तमाम जो सुविधाएं, जो तमाम तरह की जो लाभ सुशील कुमार अब तक रेलवे से लेते आए थे, उन तमाम चीजों को भी वापस ले लिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही अभी भी सुशील कुमार की जो मुश्किलें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि अभी भी उनको हिरासत में, उनके रिमांड पर है और रिमांड के दौरान कई और भी अहम खुलासे हो सकते हैं। और इसके साथ ही हरियाणा पुलिस के द्वारा जो तमाम जो सुविधाएं उनको मिलती थी वो भी जल्द ही वापस लेने की उम्मीद की जा रही है। जी ठीक है, धन्यवाद मोहित तमाम जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। सुशील को उसकी उत्तर रेलवे की नौकरी से अब सस्पेंड कर दिया गया है। सुशील कुमार को अब सस्पेंड कर दिया गया है, यह बड़ी जानकारी सामने मिल आ रही है। सुशील कुमार के खिलाफ आपराधिक मामले की जांच चल रही है और उसी के तहत उत्तर रेलवे के सीपीआरओ दीपक कुमार ने यह बड़ी जानकारी देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जो उनकी नौकरी है उससे उन्हें अब सस्पेंड किया जाता है। तो लगातार पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इसी के तहत रेलवे की नौकरी से अब सुशील कुमार को निलंबित कर दिया गया है। यह बड़ी जानकारी, औपचारिक रूप से इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। सुशील कुमार के खिलाफ आपराधिक मामले की जांच चल रही है, दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है और अब उत्तर रेलवे के सीपीआरओ दीपक कुमार ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अब पहलवान सुशील कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगाएं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जो कि किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब में किसानों के समर्थन में अकाली दल। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, पंजाब से सीधे अकाली दल नेता और कार्यकर्ता काले झंडे फहराएंगे। आपको बता दें कि किसान दिवस मनाने की तैयारी हो रही है कल को, जिसके चलते किसानों के समर्थन में एकजुटता व्यक्त की जा रही है। अकाली दल एकता दिखाते हुए कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी है। दिल्ली की सीमा पर किसान आज भी बैठे हुए हैं। भले ही आंदोलन बेदब हो गया हो, लेकिन किसानों का जो जुनून है वो आज भी बरकरार है। पंजाब में किसानों के समर्थन में अकाली दल उतरा है। अकाली दल नेता और कार्यकर्ता काले झंडे फहराएंगे, क्योंकि किसानों का कहना है कि वो कल किसान दिवस मनाएंगे। कई विपक्षी पार्टियां हैं जो कि किसानों के समर्थन में आ चुकी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीएसपी हो, उन सब ने ऐलान कर दिया है। मायावती ने भी ट्वीट किया है कि किसानों का समर्थन किया जाएगा, क्योंकि किसान दिवस कल को मनाया जाएगा। अब पंजाब में अकाली दल किसानों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अकाली दल नेता और कार्यकर्ता काले झंडे फहराएंगे किसानों के समर्थन में और कृषि कानून के विरोध में। लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन बरकरार है। और आपको यह भी बता दें कि कुछ ही देर में अकाली दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ होगा ये देखना होगा, लेकिन उम्मीद यही है कि किसान आंदोलन को लेकर ही कोई ना कोई चर्चा उसमें हो सकती है, क्योंकि किसान दिवस मनाने की तैयारी हो रही है। कई पार्टियां किसानों के समर्थन में आ चुकी हैं। और महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार जारी है। इसको लेकर सरकार काफी चिंतित है। तो वहीं इस पर एनसीपी नेता ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर तेजी के साथ फैली और कई लोगों की मौत हो गई। चारों तरफ चिताएं जल रही है, लेकिन अब रिकवरी रेट कम हुआ है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। थर्ड वेव में अगर हम उसको सस्टेन कर पाए तो फिर मोस्टली फोर्थ वेव नहीं होती। ऐसा अभी तक की पेंडेमिक का इतिहास रहा है। जो बड़े बड़े पेंडेमिक होके गए, उसमें फ्लू हो, इन्फ्लुएंजा हो, जो भी जिसमें हजारों लाखों लोगों अफेक्टेड हुए, ऐसी सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। सेकेंड वेव के अंदर हमको लगा कि हमने बहुत अच्छे से उसको काबू कर लिया, लेकिन सेकेंड वेव इतनी आराम से हमारे घरों में घुस गई, हमारे गाँव में घुस गई कि आप देखिए लाखों लोग आज गंगा घाट में चले गए, बहुत सारी चिताएं जल रही हैं, लोग बेबस हो रहे हैं, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि निसर्ग तो हमको वार्न कर रहा था, हम ही अपने अपने राजनीति में उलझे हुए थे, तो शायद इसके लिए हमको पता नहीं लग पाया कि इतनी बड़ी खतरनाक सेकेंड वेव हुई। अब महाराष्ट्र की सरकार ने इसमें काम किया। महाराष्ट्र में सबसे तगड़ी लहर थी, सेकेंड वेव थी, कैजुअलिटी भी हो रही थी, लोग इन्फेक्टेड भी हो रहे थे, लगभग 60-65 हज़ार के आसपास जा रहे थे। मुंबई शहर में 15 हज़ार लोग इन्फेक्ट जा रहे थे। और अभी वो इन्फेक्शन का रेट एकदम ही कम हो गया, रिकवरी रेट। मैंने जब सवाल उठाया कि महाराष्ट्र में इतना जब कोरोना बढ़ रहा है, वैक्सीनेशन क्यों नहीं दे रहे, तो उस समय भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने महाराष्ट्र की यंत्रणा के ऊपर कुछ प्रश्न चिन्ह निर्माण किए, इतने वैक्सीन भेजे, इतने वैक्सीन गए कहाँ। तो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री को भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सारी चीजों का खुलासा करना पड़ा, और मीडिया के सामने और देश की जनता के सामने ये चित्र आ गया कि कितने वैक्सीन आए, कितने टीके लगाए गए। मैं बड़े फक्र के साथ कहता हूं कि महाराष्ट्र आज टीकाकरण में 1 नंबर है। और ज्यादा हमको टीके चाहिए, लगभग 12-13 करोड़ की हमारी आबादी है। आपने 18 से 44 साल के लोगों की घोषणा करी, लेकिन टीके आप नहीं दे पाए। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इस पे राजनीति ना हो तो बेहतर है, क्योंकि सामान्य नागरिकों का जीवन किसी कोरोना से अफेक्टेड है। तो मैं विनती करूंगा कि जितने आवश्यक है उतने टीके केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार को दे, और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। गंगटोक में 2 मठों के 99 बौद्ध भिक्षु कोविड-19 संक्रमित मिलने से असम में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल रूमटेक मठ में 37 बौद्ध भिक्षु रविवार को कोविड-19 पॉजिटिव मिले हैं, और वहीं शनिवार को गंगटोक के गुंजांग में अगर मठ की बात करें तो 62 भिक्षुओं के संक्रमित मिलने पर मठ को कंटेनमेंट जोन अब घोषित कर दिया गया है। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन बौद्ध भिक्षुओं के संपर्क में कितने लोग आए थे, ताकि उनकी शिनाख्त कर संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। तो साथ ही इस बात की तस्दीक की जा रही है कि मठों के आसपास और कितने लोगों में कोविड-19 के सिम्टम्स मिले, ताकि वक्त रहते उनकी टेस्टिंग की जा सके।
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के करीबियों पर अब शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। 100 करोड़ रुपए की वसूली केस में अनिल देशमुख के करीबी सागर भट्टेवार के घर पर छापेमारी की गई है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम सुबह ही सागर के नागपुर के शिवाजी स्थित घर पर पहुंची। अभी छापेमारी जारी है। आपको बता दें, पिछले दिनों ईडी ने 100 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख के अलावा उनके करीबियों के नाम थे, जिन पर अब शिकंजा कसा जा रहा है। और टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की जांच टीम सोमवार शाम को ट्विटर इंडिया के 2 ऑफिस पर जांच और पूछताछ के लिए पहुंची। तो वहीं इस पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। पुलिस ने ट्विटर इंडिया के सीईओ से पूछा कि ट्विटर के पास ऐसी क्या जानकारी है जिसके आधार पर उन्होंने कुछ सोशल मीडिया यूजर्स को, जिन्होंने कांग्रेस के टूल किट को पोस्ट किया था, उन्हें मैनिपुलेटेड मीडिया टैग किया है। स्वाभाविक सी बात है कि ट्विटर के पास जो जानकारी है उन्हें उसे एजेंसी को देना चाहिए। और ट्विटर इंडिया के सीईओ ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ मार्केटिंग और सेल्स के लिए जिम्मेदार है और कंटेंट के लिए नहीं। सीईओ बनने के बाद 2019 में और 2020 में उन्होंने कई मीडिया एजेंसीज को इंटरव्यू में कहा कि ट्विटर कंटेंट रेगुलेट कर रहा है, फ्री स्पीच को प्रमोट कर रहा है, हेट स्पीच को कर्ब करना चाहता है। अगर वो इस प्रकार के बयान पहले अपने इंटरव्यूज में दे चुके हैं, तो अब जब दिल्ली पुलिस उनसे सवाल पूछ रही है तो वो क्यों उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर कंटेंट पे उनका कोई डिसीजन नहीं है तो पहले उन्होंने किस आधार पर यह बयाना है कि ये जो टूल किट है वो उनका डॉक्यूमेंट नहीं है और उन्होंने इसको चलते हुए एफआईआर फाइल करी है, तो उन्हें इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करना चाहिए। लेकिन हमारी जानकारी में आया कि छत्तीसगढ़ में जो कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां कांग्रेस की आज भी सरकार है, वहां पर उन्होंने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। अगर आप इस बात से आश्वस्त हैं कि यह आपका डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इन्वेस्टिगेशन से क्यों भाग रहे हैं? और इन्वेस्टिगेशन जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक एजेंसीज का इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक विरोधियों पर केस दर्ज करवाने का क्या मतलब है? कांग्रेस कहीं ना कहीं घबराई हुई है। उसका जो छल था वो देश के टूलकिट का मसला देश में लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ट्विटर ऑफिस पर रेड की कार्रवाई से कांग्रेस भड़की हुई है और इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया है। इस मामले पर आपको सुनाते हैं कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ की प्रतिक्रिया। पर खरीदा जाए, राइट प्राइस पर खरीदा जाए, राइट क्वांटिटी में खरीदा जाए और राइट पर्सन द्वारा खरीदा जाए। हमने वैक्सीन की जो प्रोक्योरमेंट में इन चारों की अवहेलना करी है। हमने राइट टाइम पे नहीं खरीदा। दुनिया के सारे देशों ने मई 2020 में अपनी वैक्सीन ब्लॉक कराई। हमने हमारे वैक्सीन के ऑर्डर देने के लिए इंतजार किया जनवरी 2021 तक। राइट क्वांटिटी में नहीं खरीदा। दुनिया के देशों ने अपनी जनसंख्या के 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक वैक्सीन की डोजेस प्रोक्योर करने के ऑर्डर दिए। हमने 140 करोड़ के देश में मात्र 39 करोड़ डोज हमने अभी तक प्रोक्योरमेंट करने के ऑर्डर दिए। तीसरा, राइट ऑथराइजेशन नहीं है। आज मॉडर्ना और फाइजर कह रही है कि हम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से डील कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया के सारे देश, भले ही वो यूएस हो, यूके हो, यूरोपियन यूनियन के देश हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, वहां की केंद्र सरकारों ने वैक्सीन खरीदे हैं। पर हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर हमारी केंद्र सरकार ने उल्टा कर रखा है। प्रांतीय सरकारों को कहा आप खरीदो। अरे भाई, जब दुनिया के सारे देश एक सेंट्रलाइज्ड वैक्सीन प्रोक्योरमेंट कर रही है, जिसके कारण जो देश खरीद रहा है उनको बल्क डिस्काउंट्स मिल सके, राइट प्राइस पर उस वैक्सीन को खरीद सके, पर हमारे देश की सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही, ये समझ के परे। ट्विटर के दिल्ली और गुड़गांव के दफ्तरों पर सरकार ने जो कार्रवाई करी, हम उसका घोर विरोध करते हैं। हमें तो ये उम्मीद थी कि जिस तरह ट्विटर ने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के ट्वीट्स को मैनिपुलेटिव मीडिया का तमगा दिया, अर्थात उनके ट्वीट्स को भ्रामक बताया,
तो सरकार अपने बड़े नेताओं को बुला के बोलती कि इस तरह के भ्रामक ट्वीट करने से आप लोग बाज आइए, पर सरकार ने बिल्कुल इससे उल्टा किया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सत्य को डरा के कुचला जा सकता है? नहीं, सत्य को जितना डराने का प्रयास किया जाता है, जितना कुचलने का प्रयास किया जाएगा, सत्य उतना ही उभर के और सामने। कोरोना की दूसरी लहर के चलते हर राज्य ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा टाल दी है और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर बीते रविवार यानी 23 मई को शिक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें सभी शिक्षा राज्यों के शिक्षा मंत्री जो थे उनको शामिल किया गया था। इस बैठक के बाद 12वीं परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकारों को अपना फैसला बताने को कहा गया है। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि हमारे राज्य ने सबसे पहले 10वीं और 12वीं की परीक्षा कराकर उसके नतीजे घोषित कर दिए, जबकि बाकी राज्यों में परीक्षा ही नहीं हो पाई। हम लोगों से हमने परामर्श किया है तो हमने कहा कि परीक्षाएं जरूर होनी चाहिए। अभी परसों केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में जो मंत्रियों का एक समूह गठित किया गया है, उसके साथ राज्य सरकारों के शिक्षा विभाग का विमर्श हुआ है, जिसमें वो लोग सीबीएसई और आईसीएसई परीक्षाएं किस रूप में कैसे आयोजित की जाए, इसके संबंध में राय परामर्श कर रहे थे। वस्तु स्थिति यह है कि जहां तक बिहार की बात है, तो बिहार ने तो सबसे पहले अपने राज्य की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा समय पर यानी मार्च के अंतिम सप्ताह तक परीक्षा आयोजित करके और उसके नतीजे भी घोषित कर दिए। जब और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं टूल किट मामले में, जहां एक और दिल्ली पुलिस ने जांच को शुरू कर दिया है और अब इस मामले पर जो सियासी टकराव है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच कांग्रेस ने ट्विटर को एक चिट्ठी लिखी है और केंद्र के 11 मंत्रियों के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया करार देने की इसमें मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने गिरिराज सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी समेत 11 मंत्रियों पर निशाना साधा गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा। इस केस में 2 कांग्रेस नेताओं को पहले से नोटिस जो है वो जा चुका है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टूल किट मामले पर लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की जांच टीम ट्विटर इंडिया के 2 ऑफिस पर जांच और पूछताछ के लिए पहुंची थी और इस पर तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, उनकी तरफ से आ रही है। लेकिन ये जो मसला है वो देश में लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने ट्विटर को चिट्ठी लिखी है। गिरिराज सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी समेत 11 मंत्रियों पर इस चिट्ठी के संबंध में निशाना साधा गया है और मैनिपुलेटेड मीडिया करार देने की ये जो मांग है वो कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई है। कांग्रेस टूलकिट केस में 2 कांग्रेस नेताओं को पहले से नोटिस जा चुका है और अब गिरिराज सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी समेत 11 मंत्रियों को इसमें शामिल किया गया है। कांग्रेस ने ट्विटर को एक चिट्ठी लिखी है। लगातार ये जो टूलकिट का मसला है देश में अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां ट्विटर ऑफिस पर रेड की कार्रवाई से कांग्रेस लगातार आक्रोश में है। अब इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने ट्विटर को एक पत्र लिखा है। ये बड़ी जानकारी मिल पा रही है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल टूलकिट मामले में कार्रवाई लगातार कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, टूलकिट के मामले पर जो सियासी टकराव है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। इस बीच कांग्रेस ने ट्विटर को चिट्ठी लिखी है और मैनिपुलेटेड मीडिया करार देने की मांग की है और इसमें बड़े नाम जो है गिरिराज सिंह, पीयूष गोयल और स्मृति ईरानी के हैं। क्या कुछ इस बाबत आपके पास जानकारी? राजीव, देखिए विक्रमपाल, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी वो भाजपा के ऊपर यानी केंद्र सरकार के ऊपर लगातार कहीं ना कहीं टिप्पणी करते नजर आ रहा है, बार बार कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं। मगर जिस तरीके से ट्विटर के ऑफिस पुलिस ने रेड मारी और कहीं ना कहीं
इस तरीके की घटना की गई है, तो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस ने पलटवार जरूर किया है। तो इस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर भाजपा कहीं ना कहीं लगातार हमला करती नजर आ रही है। आप कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तरफ से भी कहीं ना कहीं हमला किया गया और कहीं ना कहीं ट्विटर के ऑफिस पर एक पत्र भेजा गया है, जिसके अंदर कहा गया है कि ट्विटर के ऑफिस में रेड नहीं होनी चाहिए थी। मगर जिस तरीके से अब आरोप पर प्रत्यारोप चल रहे हैं, तो ट्विटर ऑफिस पर रेड की कार्रवाई से कांग्रेस कहीं ना कहीं आक्रोश में है और इसे लोकतंत्र पर हमला भी करार दिया गया है। धन्यवाद राजीव तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी बीच सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। लगातार प्रदेश में तमाम जिलों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और इसी कड़ी में इस वक्त आप सीधी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देख रहे हैं, जहां पर ये पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त ये गोरखनाथ मंदिर की सीधी तस्वीरें हैं, जहां पर इन तस्वीरों में योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं पूजा अर्चना करते हुए। कोविड अस्पताल जो है उनका लगातार निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं, तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और इसी बीच इस वक्त ये गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर में इस वक्त पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हुए हैं, तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और अब ये पूजा अर्चना करने के लिए गोरखनाथ मंदिर में भी पहुंचे हुए हैं। मेडिकल कॉलेज को लेकर लगातार बैठक करते नजर आ रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं, कोविड अस्पताल की तैयारियों का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे हुए हैं। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए एएनबी न्यूज के साथ।